जी नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का बच्चों जो टॉपिक है वो आप देख रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम की पीडीएफ लगा रखी है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पता हो कि हम लोग अब जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्या है, हमारा मानसून। तो उसी के मैकेनिज्म को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है। तो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था कि आपको बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ एट मानसून में कि अपर ट्रोपोस्फेरिक जो है हमारा एयर सर्कुलेशन वो किस तरह से होता है, थोड़ी सी बात हमने उसकी की थी। ठीक है। और बताया था कि कहाँ पर जो हवाएं हैं वो हमेशा याद रखना, जो सरफेस विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और अपर ट्रोपोस्फेरिक एयर सर्कुलेशन की अगर बात करते तो वहां पर ऊपरी क्षोभमंडल में जो अपर ट्रोपोस्फेयर है वहां पे हवाओं हाई प्रेशर से लो प्रेशर को इस तरह से मूव किया करते हैं। एक तो ये बात याद करनी थी। ठीक है। दूसरा, थर्मल थ्योरी जो हमने बताई थी, बेसिकली थर्मल थ्योरीज में ये कहा गया था कि जो हमारा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वही उसी का क्षेत्रीय विस्तार यदि देखा जाए तो वही हमारा मानसून कहा जाता है। ठीक है। ये माना गया था ऐसे कि जैसे शीतकाल में और ग्रीष्म काल में बेसिकली ये थ्योरी किस पे डिपेंड करती थी कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थात स्थल और जल दोनों का जो तापमान के प्रति विभेदीकृत व्यवहार है। जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि स्थल भाग शीघ्रता से गर्म भी होता है और शीघ्रता से ठंडा भी होता है। किसकी तुलना में? जलीय भाग की तुलना में। खैर, आगे हमने जो बात की थी वो ये की थी, उसमें फ्लोन का सिद्धांत आता है। बेसिकली वो आईटीसीजेड शिफ्टिंग थ्योरी से रिलेटेड है। अगर हम इसकी बात करते हैं, आईटीसीजेड शिफ्टिंग, आईटीसीजेड आप जानते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में लगभग उत्तरी गोलार्ध के में अगर देखा जाए तो विषुवत रेखा क्षेत्र के उत्तरी भाग में अगर देखते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर साइड में जनरली यही इसकी पोजीशन होती है, थोड़ा सा नॉर्थ की ओर होता है। तो जो आईटीसीजेड है हमारा, तो इसके शिफ्टिंग से रिलेटेड था। बेसिकली आईटीसीजेड मैंने आपको क्या बता रखा है कि ये जो आईटीसीजेड है ये किस तरह से है, बिल्कुल लो प्रेशर जोन कहे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहीं पर जब ये हमारे लो प्रेशर जोन है तो इनकी शिफ्टिंग होती है कैसे भाई, जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की ओर जाया करता है उसी अनुपात में हमारी वायुमंडलीय दाब पेटियां वह भी क्या होती हैं, शिफ्ट होती हैं उत्तर और दक्षिण की ओर। ठीक, आगे देखेंगे। इसी क्रम में हमने बताया था कि जब आईटीसीजेड नॉर्थ मतलब जो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल चल रहा हो तो आईटीसीजेड यही खिसक कर कहां पहुंच जाता है, यही पहुंच गया आपके मैदानी भागों में। और उसी के अनुसार क्या होगा, ये हवाएं जो हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं, वह क्या करेंगी, इस विषुवत रेखा को पार करेंगी लगभग 40 से 60 डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच में, 40 टू 60 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड को पार करेंगे। और जैसे ही पार करती हैं, कौन सा फैक्टर, कोरियोलिस फोर्स, उसके कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपने राइट हैंड साइड और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड, ये तो पता ही होगा, मुड़े जाती है। खैर, तो यही हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून के तौर पर। और जब हम नॉर्थ विंटर की बात करें, साउथ समर की बात करते हैं, तो ये आईटीसीजेड खिसक के कहां पहुंच जाता है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ पहुंच जाता है और यहां पर फिर हवाएं इस तरह से चलना शुरू हो जाती। खैर, तो ये हम लोग बात इसे कर चुके हैं। आगे जैसे देखें, इसी में फिर जो हमने मॉडर्न थ्योरी की बात की जिसमें तिब्बत के पठार का गर्म होना वो हमने बात बताई, और उसमें बताया था कि हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेटू, ये मोनेक्स एक्सपेडिशन इसे कह सकते हैं, मानसून एक्सपेडिशन। ठीक है। तो बेसिकली कुछ और नहीं, ये कहा गया था कि जब तिब्बत का पठार गर्म होता है तब क्या होता है, हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो कहां बैठ रही है, मस्करीन हाई पर, ये देखेंगे। ठीक है, इस तरह से। और जब इस हाई प्रेशर को क्या होगा, जो इन हाई प्रेशर हमारा ऑलरेडी कहां पर था, हिंद महासागर में, उसको ये और बोले प्रोत्साहन, बोले चढ़ जा बेटा सूली पे भली करेंगे राम, है ना, बिल्कुल उसी तरह से बोले चल बढ़ जा आगे। तो ये आगे बढ़ाने काम कहते हैं ना, जैसे बहुत से दोस्त वगैरह होते हैं कि जा बेटा जा जा, हमें तेरे साथ दे दे लव लेटर, जो होगा देखा जाएगा। घर अब पहले जमाना था, अब तो व्हाट्सएप पे हो जाता है, बोले कर दे मैसेज क्लिक, वो नहीं करता है, दोस्त कर देते हैं, बोले बड़ा आगे। तो इंड्यूस्ड, तो यहां पे क्या हुआ, इंड्यूस्ड जो हाई प्रेशर था उसको यहां पे इसने क्या किया, जो इसको प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ाया। ठीक है, मोटिवेट किया एक तरह से। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहां से जब उच्च उच्च दाब का निर्माण हुआ मस्करीन हाई पर, और तो यहां पे क्या हुआ, जो हिंद महासागर का जो उच्च दाब था उसके कारण ये चीजें, और जो हमारी हवाएं थी वो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर मूव कर जाती हैं। बिल्कुल जैसे यहां देखेंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, जो नीचे की जो रेड लाइन दिख रही है वो आपको साउथ वेस्ट मानसून दिख रही है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से ये हवाएं चल। नेक्स्ट हमने इसमें बताया था, थोड़ा रिकॉल कर दें ताकि ये चीजें ध्यान रहे। जेट स्ट्रीम थ्योरी, ठीक है, उसमें अगर देखा जाए ये इनकी थ्योरी है,
तो ये कहा गया था कि किन किन फैक्टर्स को देखता है। तो भाई हमारा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की क्या भूमिका है मानसून में, और मानसून ऑनसेट को बताना, मानसून डिस्टरबेंस को, देन मानसून ब्रेक को बताना। तो हमने उस समय कुछ बात कही थी कि जैसे हमारी जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो लगभग 9 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही है, और जो हमारा पामीर नॉट कह सकते हैं और हमारा हिमालय, ये काफी इनफ है उसको बाइफरकेट करने में। तो उन्होंने इसको दो भागों में बाइफरकेट कर दिया। ये विंटर में तो जनरली ऐसा होता है, बाइफरकेशन के साथ चलती हैं। पहले विंटर की बात कर लें। विंटर में क्या होगा कि भूमध्य सागर से चलने वाली वार्म और कुछ कह सकते हैं मॉइस्चर लेडन विंड होंगी, और ऊपर से जो वेस्टर्न यूरोप है उससे चलने वाली हवाएं जो होंगी, विंड होंगी, वो कैसी होंगी, कोल्ड और ड्राई होंगी। जो और जब दोनों ये मिलेंगी तो क्या बनाती हैं, टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन किया। और जब ये टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन हो गया, और यही टेम्परेट साइक्लोन इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार कर उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश करते हैं, और मैदानी भागों में, जो उत्तर पश्चिमी भाग है उनके मैदानी भागों में वर्षा, और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में ये हिमपात करते ही हैं। ठीक? और कुछ हमारे उत्तर पूर्व की ओर चले जाएंगे, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, वहां पे भी छुटपुट वर्षा करते हैं। ठीक, जनरली ऐसा होता है। दूसरा था, इसी में हमने मानसून ऑनसेट की बात की थी कि देखिए जब क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी, जब हम प्रायद्वीप में भारत की बात करते हैं मई और जून के समय, मतलब हम ये कह सकते हैं कि लास्ट मई की बात चल रही हो और लगभग जून से थोड़ा सा पहले, ठीक है, लास्ट मई अगर जून में हम बात करते हैं, तो होता क्या है कि इस क्षेत्र में भाई तापमान ज्यादा है, स्थल भाग काफी तेजी से गर्म हो चुका है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब स्थल भाग गर्म है यार, तो यहां पर हवाएं ऊपर की ओर उठनी चाहिए। बात तो सही है भाई। तिब्बत का पठार भी गर्म हो चुका है, तो जो इंड्यूस्ड, थर्मल इंड्यूस्ड जो लो प्रेशर है उसके कारण क्या होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए। लेकिन उस समय ऊपर से क्या बह रही होती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो हाई प्रेशर क्रिएट कर रही होती है। तो तब तक तो ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही ये हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर होता है, तो एक तरह सक्शन पंप की तरह ये जो हवाएं ऊपर की ओर उठती है, हवाएं तेजी से एंटर करती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसी को मानसून ऑनसेट या मानसून प्रस्फोट कहा गया। ठीक, बिल्कुल सेम ये सिचुएशन। और अच्छा हाँ, ये तो हो गया। उसके बाद में हमने बताया था कि कभी कभी मानसून ब्रेक भी हो जाएगा। वो कैसे, कि देखो जो भी जेट स्ट्रीम वो मियंडरिंग करते हुए चल रही है, और मियंडरिंग करते करते कभी उसका मन हो गया, क्या हुआ, वो हिमालय के दक्षिण साइड से बहने लग जाए। तो जो सिचुएशन थी आईटीसीजेड के कारण और हीटिंग ऑफ कह सकते हैं जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, तो वो लो प्रेशर जो बना था वो कुछ समय के लिए लो प्रेशर नहीं रह पाता। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ सप्ताह के लिए, एक आध सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह के लिए वर्षा जो है वो रुक जाती है। उसी को हमने कहा था मानसून ब्रेक या मानसून विच्छेद हमने कहा था। ठीक, उसके बाद में हमने आपसे बात कही थी कि अब हम लोग आगे अपने टॉपिक पे बात करेंगे। वो क्या हो जाएगा, हमारा अल नीनो दक्षिणी दोलन, और उसके बाद में इंडियन ओशन डाइपोल और मेडन जूलियन ऑसिलेशन, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए तो इसको जब आगे शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कुछ बातें जो अल नीनो दक्षिणी दोलन से रिलेटेड है, हम उसकी बात कर लेते हैं। पहले मैं इन तीनों को समझा देता हूं, ठीक है। चलिए, इसको हम समझा देते हैं आपको, एनसो, आईओडी और एमजेओ। ठीक, तो आज के जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हमारे कौन से हैं, एनसो। रुक जाओ भाई। हम्म। आज हम जो बात करेंगे वो एनसो, आईओडी और एमजेओ। ठीक है। अब तो ये आपको चीजें काफी हद तक मुझे लगता है कि काफी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। थोड़ा सा समझाऊंगा, लिखाऊंगा बाद में, ठीक है। अब देखो जरा, पहले एनसो को समझ लेते हैं। हालांकि मैं फिजिकल ज्योग्राफी में आपको अल नीनो दक्षिण ध्रुव के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका, खैर बट फिर भी थोड़ा सा इसे हम समझा ही लेते हैं, क्या होगा इसे समझ। देखिए, बेसिकली अल नीनो दक्षिणी दोलन ये हमारे दक्षिणी प्रशांत महासागर से संबंधित है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस डायग्राम को हम बना लेते हैं। जैसे मान लो ये कुछ हमने अफ्रीका को ले लेते हैं। ये रहा हमारा अफ्रीका, ये हमारा ही है।
मतलब वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं ना, ये याद रखना। टेरिटोरियल हम नहीं कह रहे हैं कि कब्जा कर ले, है ना। ये यहां से ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ड्रॉ करते हुए आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्या इसको हम लोग खिसका सकते हैं? एक मिनट, कुछ थोड़ा सा इसे, ये हुई ना बात। तो टेक्निक का कितना फायदा होता है, खैर। ये सही रहा, वरना मिटा के फिर से बनाना पड़ता है ना। चलो जी। देखिए, इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा अपना पूरा। 1 मिनट का समय दीजिए और ये सारी चीजें भी कर देते हैं। अब आ जाओ यहाँ विषुवत रेखा के पास और यहाँ आ जाओ। ये हमारा दक्षिण अमेरिका को हम ड्रॉ कर ले रहे हैं यहां पर, लगभग ये मान लेते हैं। ठीक हो गया ना। चलो भाई, ये हमारा रहा। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजों को समझना। देखिए, है क्या जो हमने बात कही थी आपसे, वो ये कि ये बाकी जापान वापान से मतलब नहीं है, हमें दक्षिणी प्रशांत की ही ओर बढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। हमें क्या करना है इसको समझते हैं। पहले तो अल नीनो दक्षिणी दोलन, उसे थोड़ा सा हम बता देते हैं कि आखिर अल नीनो दक्षिणी दोलन क्या है ना। इसको थोड़ा सा आपको हम समझा देते। देखिए जरा गौर से, आ, ये विषुवत रेखा यहां ड्रॉ कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमें दक्षिण की ओर ही बढ़ना है। तो ये हमारी विषुवत रेखा रही, ठीक है। ये विषुवत रेखा, सामान्य तौर पे ये बात आपको ज्ञात है अच्छे से कि यहां पर क्या होता है, एक हमारी जो ठंडी जलधारा है वह चला करती है। ये नाम आपको अच्छे से याद होगा जहां तक मुझे ज्ञात है, ठीक है, क्योंकि इतना सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। यहां पे एक ठंडी जलधारा बहती है, उसका नाम है पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया, इसको कहते हैं पेरू और हम्बोल्ट करंट। ये कैसी है, पेरू और हम्बोल्ट करंट, सी फॉर करंट, ठीक है। अब जनरली क्या होगा इसे समझ लेते हो, एक बार फिर से हम समझा देते हैं आपको। देखिए, ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के उत्तर में हमारी कौन सी होंगी, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स ऑफ सदर्न नदर्न हेमिस्फीयर। यहां पर कौन सी हवाएं चल रही होंगी, ट्रेड विंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, उधर उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं और इधर दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं। तो जब ये हवाएं यहां चल रही हैं, अब जरा गौर से देखो, तो इन हवाओं के साथ, इनको पहले समझ लेते हैं। जब ये हवाएं चल रही हैं, तो क्या इन हवाओं के साथ में यहां की जो जलराशि है वह भी आगे की ओर स्थानांतरित हो जाएगी। भाई, जो जल है हमारा, मान लो अगर ये हमारा सागर है और अगर हवा इस तरह से चल रही है, इस पॉइंट को आप समझिएगा, हालांकि हम पहले बहुत विस्तार से इसको समझा चुके हैं, पर ताकि रिकॉल करवा दूं, इसे समझो। ये हमारी ओशन की वार्म लेयर और ये हमारी थर्मोक्लाइन और नीचे कोल्ड लेयर होती है। ये तो आपको ज्ञात ही है, सारी बातें है ना। चलो, अब क्या होगा कि अगर मान लो कोई विंड हमारी इस तरह से चल रही है, तो क्या होगा, जो अपर लेयर होगी वो क्या होगी, वार्म होगी। तो जो ऊपरी गर्म परत है वो धीरे धीरे इस तरफ को बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये जो पानी है कुछ इस तरह से आ जाएगा। मतलब गर्म जल यहां से आ जाएगा और यहां से अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, नीचे से ठंडा जल आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, और गर्म जल इस तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। यही धारा हमारी कौन सी बहती है, यहां पे जो सामान्य स्थिति है, यहां पे कौन सी होगी, ये विषुवत रेखीय धारा कही जाती है। अब उत्तर में होगी तो उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, और इधर साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। ये चीज याद रखिए, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। अब इसके जरिए क्या होगा, जल तो यहां इकट्ठा होना शुरू हो गया, यहां पे एकुमुलेशन ऑफ वार्म वाटर,
के कारण क्या होगा, इस क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। मतलब इन दिस जोन द लो प्रेशर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, वेस्टर्न पार्ट प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में क्या हो जाएगा, एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जब यहां पे अब समझें, यहां पे क्या होगा, एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ, इसको हम लोग इस डार्क से लेते हैं, चलो ये यहां पे हमने एक लो प्रेशर इस जोन में क्रिएट हो जाएगा। और यहां से क्या हुआ, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। तो इस जोन में पूरे क्षेत्र में यहां पे क्या हो जाएगा, लगभग उच्च दाब का निर्माण हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। और दूसरे से यहां पे क्या हो रहा है, पेरू और हम्बोल्ट करंट, ये कैसी करंट है, ये हमारी कोल्ड करंट है। तो ये कोल्ड करंट भी आ रही है और नीचे से अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर हो रहा है और वार्म वाटर इस तरफ को शिफ्ट हो रहा है। तो इसके कारण यहां पे क्या हो गया, एक उच्च दाब बना रहता है, हाई प्रेशर क्रिएट रहता है, बना रहता है। और जब हाई प्रेशर बना हुआ है तो उस हाई प्रेशर में क्या होगा, आप जान सकते हैं, जब हाई प्रेशर है यहां पर, तो क्या यहां पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होगी, बिल्कुल होगी। रेनफॉल होगी, नहीं होगी। सामान्यतः इस क्षेत्र में सूखा रहता है। इसी कारण आप समझ सकते हैं, एक यहां पे आपको अटाकामा डिजर्ट, ये तो ज्ञात ही होगा ना चिली में, तो ये अटाकामा डिजर्ट वन ऑफ द मतलब ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये अटाकामा रेगिस्तान है हमारा। अब देखो क्या हुआ, तो ये तो सिचुएशन समझ में आ गई आप लोगों को। अब सामान्य स्थिति में हमने देखा बहुत, अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते, ये रिकॉल करवा दिया। सामान्य स्थिति में अगर देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, ये हटा देते हैं। सामान्य स्थिति में यहां पे निम्न दाब और यहां पे उच्च दाब बना हो, सामान्य स्थिति है। तो यहां पर जो हवाएं होंगी इस क्षेत्र में, वो क्या होगा कि ये हवाएं यहां पर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएंगी। अब हम इक्वेटर को भी हटा ही देते हैं, ये सब हटा दो। अब तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया हो, ठीक है, ये इक्वेटर हमने हटा दिया, कोई मतलब, ठीक। साउथ, यहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का फॉर्मेशन हुआ। अब इसे देखिए, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर, क्यों, हवाएं भी ऊपर उठेंगी, हवाएं गर्मों के ऊपर की ओर उठ गई, लो प्रेशर बनेगा। और यहां पे क्या होगा, हवाएं नीचे की ओर बैठ रही होंगी इस पूरे क्षेत्र में, क्लियर है। अब यहां पे सरफेस विंड भी चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ये हमारी सरफेस विंड होगी, ये हमारी सरफेस विंड। उस तरह से बनाया, वरना आप कहो कि ये धारा तो नहीं है, ये हमारी विंड्स हैं बच्चों, ठीक है, ये मतलब ये विंड है हमारी, क्लियर है। तो क्या यहां पर ये एक तरह का ये पूरा पैटर्न नहीं बन जाएगा, ये हमारी क्या बनी, वॉकर शेल, ये क्या है हमारी वॉकर शेल है, ठीक है। ये हमारी यहां से वॉकर कोशिका का निर्माण हो गया, अब ये वॉकर शेल बन गई, ठीक है। अब इसी का ये नॉर्मल कंडीशन रही, ठीक। अब इसी कंडीशन में, अब देखो नॉर्मल कंडीशन को लेते हुए हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, इसी वॉकर शेल का जो इंडियन ओशियन कंपोनेंट है, अब गौर से देखेंगे, यहां की जो हवाएं होंगी, अब इसी हवाओं को, अब देखो यहां तो हवा चली, तो क्या ये हवाएं एक ही तरफ जाएंगी, अरे भाई दोनों तरफ जानी चाहिए ना। तो यहां पे क्या होगा, ये हवाएं हमारी इस तरफ की ओर आना शुरू हो जाएंगी और आके बैठेंगी कहां पे, इस मस्करीन हाई के समीप ही बैठ रही हैं। ये हवाएं भी यहां पर आके कहां बैठी, मस्करीन हाई के पास बैठ रही हैं। मतलब इन्होंने इस प्रेशर को देखो, एक हीटिंग ऑफ तिब्बतन से भी आई, अब अलग अलग कंपोनेंट करके देखो, तो ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो वॉकर सेल का इंडियन ओशियन कंपोनेंट है, इसकी एक ब्रांच यहां आके बैठ रही है मस्करीन हाई पर, ठीक। और जब मस्करीन हाई के समीप आके बैठी, तो यहां पे क्या हुआ, वो प्रेशर हाई प्रेशर दबाव और बेहतर हो गया और उच्च दाब बन जाएगा यहां पर, ठीक है। ऑलरेडी यहां पे ये कंडीशन हो रखी है। अब देखो जरा गौर समझो, अब इससे ज्यादा इंड्यूस जो हवाएं चल रही थी हमारी, यहां पे जो साउथ वेस्ट मानसून था हमारा, यही तो था SWM, ठीक है, ये और बेहतर होगा। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये सामान्य स्थिति है। लेकिन कई बार अल-निनो ईयर होता है, ठीक है, जैसे 2023 अल-निनो वर्ष था, लेकिन उसका कोई ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं था, ठीक है। देखो भारतीय मानसून एक अजीब गरीब स्थिति है अगर इसे देखा जाए, तो कई बार क्या होता है कि मतलब अल-निनो का वर्ष है, लगता है सूखा पड़ेगा, अच्छा मानसून रहता है, ये भी है। मान लो लगा अल-निनो का वर्ष नहीं है, ला-निना का वर्ष है, तो लगेगा भाई इस बार तो भाई बहुत बाढ़ आनी चाहिए, बहुत बारिश होगी, मानसून अनुकूल रहेगा, लेकिन क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, तो कुछ देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस आधार पे ये चीजें बनाते हुए चलते हैं, मतलब अपने अपने सिद्धांत दे देते हैं। ठीक वही सिचुएशन यहां पर, ठीक है। अब देखो, ये जब यहां पे इसी जगह पे मस्करीन हाई लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप और क्लियर हो जाए, यहीं पर आके जब बैठेंगे तो ये क्या हो गया, मस्करीन हाई पर, ठीक है।
एक एक पॉइंट समझते चले। मस्करीन हाई पर ये हवाएं आके बैठ रही हैं, ठीक। बैठाल दे, वरना आप में से बहुत से लोग कहोगे कि ये कहाँ बैठाल दी आपने। ये यहाँ पे हमने हवाएं आके बैठाल दी, ठीक है। ये हवाएं आके बैठ गई। ठीक, चलो। ठीक, मस्करीन हाई पे आके ये बैठी। अब मान लो ये तो रही हमारी सामान्य स्थिति, ठीक। ये वॉकर सेल है, ये भी हमारा इंडियन ओशन कंपोनेंट। अब मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि जब यहां पे एक्युमुलेशन ऑफ वार्म वाटर धीरे धीरे हुआ, आपको पता होगा कि एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी तो प्रवाहित होती है भाई, प्रति विषुवत रेखीय धारा। तो जब प्रति विषुवत रेखीय धारा इधर की ओर आएगी तो उस, जो हम कहते हैं जनरली, जिसकी हम बात करते हैं, वो क्या करती है, मान लो इसको थोड़ा सा मोटा करके दिखाते हैं। यहां पे जो धारा बहेगी, ये जो धारा होगी, यही अलिनो धारा कहलाएगी, जो प्रति विषुवत रेखीय धारा। जब यहां पे जल बढ़ गया, मतलब जल का एकोमोलेशन हो गया, तो धीरे धीरे कुछ वाटर बैक होगा। तो जिस वर्ष ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट बहुत अधिक प्रभावी हो जाए, मतलब यहां पे क्या, वो अलिनो का वर्ष हो, तो यहां पे गर्म जल जो है वो इस तरफ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो सिचुएशन पहले यहां थी वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि अब ये गर्म जल यहां पे आया, और ये गर्म जल जो है ये अलिनो के रूप में आ रहा है, और ये क्या करेगा, इस पेरू और हम्बोल्ट धारा को समाप्त कर, ठीक है। और यही हमारी क्या, ये हमारी हो गई अल-नीनो। ठीक है। इसने क्या किया, इस ठंडी जल धारा को समाप्त किया, और यहां पे जो ठंडा जल था उसको गर्म कर दिया, तापमान बढ़ गया। इस क्षेत्र में जल का तापमान बढ़ने से यहां पे क्या सिचुएशन हो जाएगी, यहां पर अल-नीनो के लिए एक काम करें, रेड पेन यूज करते हैं ताकि इजी हो जाए, है ना, आप डिफरेंशिएट कर सकें, बेहतर यही हो। एक मिनट, मान लो ये हमारी अल-नीनो, रेड जोन बना देते हैं ना, ये हमारी अल-नीनो, इसने इसे खत्म कर दिया, ये हमारी क्या बन गई धारा, अल-नीनो, है ना। ये हमारी रही अल-नीनो। अल-नीनो ने इसे कर दिया समाप्त, ठीक। उस कारण अब क्या होगा कि जब यहां पे तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब तापमान बढ़ेगा तो इस क्षेत्र में कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उस समय अब जो हाई प्रेशर था इस जोन में, यहां पर इस पूरे एरिया में अब कैसा प्रेशर, देखो एक बात समझ लेना, ये मैं दक्षिण अमेरिका के ऊपर नहीं बना रहा हूं, वरना पता चले आप में से कोई कहे कि ये दक्षिण अमेरिका के ऊपर कैसे बन गया। ये मैं पूरी रीजन की बात कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। मतलब इस पूरे रीजन में अब कैसा बन जाएगा, अब यहां पर कैसा प्रेशर बन जाएगा, इसी जगह अब जो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, और ये लो यहां पे बन जाएगा लो प्रेशर, और इस क्षेत्र में जाएगा हाई प्रेशर। मतलब अब सिचुएशन जो है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। मतलब यहां पे जो हवाएं हैं वो अब क्या होंगी, वो बिल्कुल इस तरह से चलना शुरू हो जाएंगी। यहां पे हवाएं उठेंगी और यहां पे हवाएं बैठेंगी, मतलब यहां पे हवाएं बैठ रही हैं और यहां पे हवाएं उठ रही हैं। इस क्षेत्र में ये सिचुएशन बनेगी। इस कारण क्या होगा, अल-नीनो वर्ष आ गया, और अल-नीनो के कारण ये हमारा एयर सर्कुलेशन दिखा रहा हूं ऊपर का, ठीक है। तो अब बिल्कुल कंडीशन रिवर्स हो गई, तो अब हवाएं यहां बैठने लगी, क्या अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर होगा। मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो ये ब्रांच थी, हम कह सकते हैं जो हमारा वॉकर सेल का इंडियन कंपोनेंट था, वो क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो गया, कमजोर हो गया, या नहीं बना। तब जब ये सिचुएशन ऐसी बन गई, तो उस केस में जो इससे इंड्यूस्ड जो मस्करीन हाई था, यहां पे इस प्रेशर को और ये बढ़ा रहा था, वो प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो गया, रुक गया। और जब ये रुक जाएगा तो साउथ वेस्ट मानसून भी हमारा प्रतिकूल रूप से एडवर्सली अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। यही जो प्रोसेस है, ये हमारा क्या हुआ, अल-नीनो सदर्न ऑसिलेशन का इंपैक्ट रहा हमारे इंडियन मानसून पे। बेसिकली क्या करता है, जो वॉकर सेल की इंडियन सबकॉन्टिनेंटल, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट ब्रांच कह लें या कंपोनेंट कह लें, वो वीक हो जाता है। जब वो वीक हो जाएगा तो मस्करीन हाई पर क्या होगा, जो उच्च दाब था वो कुछ कम बनेगा। तो उच्च दाब कम बनेगा तो उसी केस में क्या हो जाएगा, यहीं पर आगे हम देखेंगे, जब उच्च दाब कम हुआ तो इससे इंड्यूस्ड साउथ वेस्ट मानसून की जो शाखाएं, जो साउथ वेस्ट मानसून है, वो हमारा कुछ वीकर होगा, और मतलब कहीं ना कहीं ये प्रतिकूल रूप से मानसून को प्रभावित करेगा।
क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए या नहीं? बहुत ही आसान तरीके से इसे समझाए, ठीक है। अब एक बात और समझो, क्या ये एकदम अचानक शिफ्ट होता है? ऐसा तो नहीं होता है। इसका और भी एक्सप्लेनेशन देख लें। अब क्या हुआ कि यहां पे जो प्रेशर का जो एक तरह से ऑसिलेशन है, मतलब ये जो प्रेशर है इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो इसी को तो ऑसिलेशन कहा गया, दक्षिणी दोलन। अब होता क्या है कि धीरे धीरे जब ये प्रेशर जो है यहां पे एकदम अभी लो प्रेशर है, तो ये लो प्रेशर की ये जो ब्रांचें धीरे धीरे इधर खिसकती चली आएगी, लगभग सेंट्रल पैसिफिक तक पहुंचेगी। और जब ये सेंट्रल पैसिफिक तक आएगी और एक बार जो हाई प्रेशर है वो भी धीरे धीरे यहां पे आना शुरू हो जाएगा, तो अब ये जो ब्रांच है ये भी तो हो सकता है कि ये जो ब्रांच थी यहां से उठ के, अब मैं इसको थोड़े से लार्ज स्केल पे बड़े उससे दिखाता हूं। मान लो कि ये जो लो प्रेशर था वो धीरे धीरे हमारे यहां पे आके बन गया, इस जगह ये खिसकेगा ना, हाई प्रेशर आ गया। अब धीरे धीरे लो प्रेशर सेंट्रल पैसिफिक में आया, तो ये जो ब्रांच थी ये हो सकता है कि ये और कहीं पहले जाके बैठ जाए, इस जगह पे बैठना शुरू कर जाए, तब भी तो इफेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे फैक्टर है इसको क्या करते हैं, प्रतिकूल रूप से हमारे इस मानसून को प्रभावित करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जनरली, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह से अगर जो लो प्रेशर जो है अगर वो खिसकता हुआ चला जाए हमारे सेंट्रल पैसिफिक की ओर चला जाए, या फिर जो हमारे ईस्टर्न पैसिफिक की ओर धीरे धीरे मूव करेगा, तो जो हमारा इंडियन कंपोनेंट जो इंडियन ओशन कंपोनेंट ऑफ द वाकर सेल बिकम्स वीकर, और विच एडवर्सली अफेक्ट द साउथ वेस्ट मानसून। बस इतनी सी बात है, क्लियर है। एक बात, उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। हम्म। अब देखिए इसके हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अब अगला जो फैक्टर है इसे लिखवा तो बाद में दूंगा, लेकिन अभी अगला फैक्टर जो हमारा इंडियन ओशियन डाइपोल की कर लेते हैं बात। अच्छा हाँ, लानिना वर्ष भी तो समझ लो। लानिना वर्ष में अगर देखा जाएगा तो लानिना वर्ष जो होगा उस समय यहां पे क्या होगा, एक गर्म जल धारा का प्रभाव ऑलरेडी होगा, ठीक है। तो लानिना ईयर में क्या होता है कि ये जो वॉकर कंपोनेंट है, जो वॉकर सेल कंपोनेंट ऑफ द इंडियन ओशियन स्ट्रॉन्गर रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा, तो माना जाएगा कि भाई यहां पर दमदार बढ़िया तरीके से झमाझम बारिश होगी, मतलब मानसून हमारा अच्छा रहे, ठीक है। एक तो ये रहता है। चलो अब इसी में एक शब्द और है, आगे हम बात करेंगे। एंसो हो गया ना, हाँ चलो आगे हम बात करते हैं अपने इंडियन ओशियन डाइपोल की, ठीक है। इंडियन ओशियन डाइपोल, पहले समझ लो सारी बातों को अच्छे से, ठीक है। अब इंडियन ओशियन डाइपोल को अगर हम देखते हैं तो जनरली क्या है कि जो हमारा अरब सागर और हिंद महासागर है, ठीक है, सॉरी, जो हिंद महासागर के दो भाग है हमारे, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। तो जो बंगाल की खाड़ी का जो तापमान है अगर हम उसकी बात करें तो थोड़ा सा गर्म रहता है, मतलब हम कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल इज वार्मर, बे ऑफ बंगाल इज वार्मर, बे ऑफ बंगाल इज वार्मर देन अरेबियन सी। ये एक नॉर्मल स्थिति कही जाती, मतलब अगर हम देखें कि अब जरा इस बात को थोड़ा समझें, इसको एक काम करते नेक्स्ट पेज पे ही समझा दे। चलो चलो इसे बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो बनाना पड़ेगा। चलो इसे बना देते हैं इंडियन को, ये हाँ 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 चलो यहां बना दे। देखिए कोशिश है मेरी कि आपको अच्छे से यहां समझाया जाए। अब कितनी फलीभूत होती है भाई, वो लोग आप लोग क्या करें बताएं जरा, एटलीस्ट कमेंट तो करो, ताकि क्या चीज और आप बेहतर तरीके से जानना चाहेंगे। कहाँ पे कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही हो, वो आप बताएं जो समझ में ना आए, है ना। देखो यहां पर हम लोग इंडोनेशिया ये सब इसकी बात करेंगे थोड़ी सी। होता क्या है कि जब आप खुद समझेंगे कि जब बे ऑफ बंगाल जो है हमारी, उसका तापमान कुछ ज्यादा है, मान लो अगर हमने कह दिया कि भाई बे ऑफ बंगाल का तापमान हमारा ज्यादा है अरब सागर की तुलना में,
इसे देखते हैं। देखिए यहां पे क्या हुआ कि जो बंगाल की खाड़ी है वहां पे तापमान ज्यादा, अगर देखा जाए लगभग इंडोनेशिया के आसपास देखिए तो यहां तापमान ज्यादा है हमारा, ठीक है लगभग। जब यहां तापमान ज्यादा है तो इस जोन में क्या होगा आप इसे बताएं। जब इस जोन में यहां पे होंगे, जब तापमान ज्यादा है तो यहां पर कैसा प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। एक बार यहां क्या होना चाहिए, लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए इंडोनेशिया के आसपास, ठीक। और ठीक इंडियन ओशन के यहां पर जो हमारा अरेबियन सी है वहां पर कैसा प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, एक उच्च दाब का निर्माण होना चाहिए कंपैरेटिवली अगर देखा जाए। मतलब जो हमारी हवाएं हैं, ये सिचुएशन देखें, मतलब क्या हो रहा है कि ये जो हमारी हवाएं यहां पे क्या होगा, ये हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, यहां जाएंगी, ये लो यहां ले चलते हैं और यहां आके बैठना शुरू कर दे रहे। तो जब भी कभी ये सिचुएशन होगी, ठीक है, हम एक बात समझे, जब भी यहां पे सिचुएशन होगी तो वर्षा जो है वो क्या होगी, हमारी अनुकूल नहीं प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना शुरू हो जाएगी। क्यों भाई, हिंद महासागर में, रुको, अच्छा ये लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर, ठीक है, ये वार्मर होगा, ठीक है, इसको लिख देते हैं जरा, बे ऑफ बंगाल, इसे नोट कर, बे ऑफ बंगाल इज वार्मर देन अरेबियन सी, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है कि ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। मतलब हम कह दें कि हो सकता है किन्हीं कारणों से कि ये वाला एरिया यहां पे ये लो प्रेशर हो जाए और यहां पे हो जाए हाई प्रेशर। मतलब अगर बे ऑफ बंगाल जो है उसका तापमान थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है, बंगाल की खाड़ी का तापमान बढ़ जाए और हमारा जो अरबियन सॉरी बंगाल की खाड़ी का तापमान ज्यादा ही रहता है, अरेबियन सी का तापमान जो है वो बढ़ जाए, तब कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हो जाया करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में अगर यहां पे निम्न दाब है, अगर इस क्षेत्र में निम्न दाब है, अब जरा गौर से देखो, दो तीन चीजें समझ लो। जहां कहीं उच्च दाब होगा इस क्षेत्र में, अगर जो पहली सिचुएशन हमने बताई, जहां पे कहीं उच्च दाब होगा तो क्या वहां पे वर्षा की संभावना होगी? नहीं होगी ना। जो भारत और अफ्रीका के जो वेस्टर्न अफ्रीका का हिस्सा है, क्या सॉरी ईस्टर्न अफ्रीका, क्या वहां वर्षा होगी? नहीं होगी ना। लेकिन अगर ये सिचुएशन रिवर्स हो जाए, मतलब इस क्षेत्र में निम्न दाब बन जाए और यहां पे उच्च दाब बन जाए, इस अरेबियन सी में देखेंगे, ठीक है, अरेबियन सी में यदि हमारा निम्न दाब बन जाएगा तो यहां पे क्या होगा, हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, ये सिचुएशन ऐसी होती है, ठीक है। तो जो पहली वाली सिचुएशन थी उसको हम कहते हैं निगेटिव आईओडी, पहली वाली सिचुएशन निगेटिव आईओडी। और जो सेकंड सिचुएशन है, ये तो रही फर्स्ट सिचुएशन पहला, और जो दूसरा हमने बनाया उसे इस कलर से जो बनाया सेकंड वाला, सेकंड सिचुएशन, उसको हम कहते हैं यहां पे पॉजिटिव आईओडी। मतलब ये इंडियन मानसून के लिए फेवरेबल सिचुएशन होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें कुछ बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। इसे हम जनरली जो हमारा आईओडी है इसे हम कहते हैं, अगर देखा जाए तो जनरली इसके लिए एक नाम दिया गया है इंडियन ओशन डायपोल। तो आप जान रहे हैं कि हिंद महासागर द्विध्रुव इसे हिंदी में कहा जाता है, और इसके लिए अंग्रेजी में एक नाम और यूज जो करते हैं उसका सीधा नाम है इंडियन ओशन अल नीनो। मतलब जो आईओडी है, इंडियन ओशन अल नीनो, इंडियन ओशियन अल नीनो, इंडियन ओशन अल नीनो कह दो या इसे कह देते हैं हम लोग आईओडी। सिंपल फंडा यही हमें याद रखना है। सामान्य तौर पे क्या होगा, जनरली ये होता है निगेटिव आईओडी, लेकिन जब सिचुएशन रिवर्स हो जाए, मतलब यहां पे कैसा हो जाए, अगर इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहां पे यदि निम्न दाब बन जाए, कहां पे, इस रीजन में, ये रीजन याद रखना, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये वाला रीजन, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें ताकि आपको और चीजें कुछ क्लियर हो जाए, ऐसा समझो। हम्म। ये ऐसे समझ लो, ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी है। तो इस कंडीशन की ये जो बना रेड से, इसे हम कहेंगे
नेगेटिव आईओडी, ये वाली सिचुएशन। ठीक, तो इस केस में क्या वर्षा होगी? बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये भारतीय मानसून को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन जब कंडीशन हमारी रिवर्स हो जाए, मतलब इस क्षेत्र में क्या बन जाए, अब देखो यहां पर लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे कहीं है, इस क्षेत्र में मान लो यहां पे क्या बन गया, लो प्रेशर, और इस क्षेत्र में बन जाए इंडोनेशिया के आसपास बन गया हाई प्रेशर, तो अब क्या होगी, हवा यहां से ऊपर की ओर उठना शुरू होंगी और वर्षा करेंगी करेंगी, सिंपल सी बात है। ठीक, एक तो ये रहा। अब इसी क्रम में हमने देखा है एक आता है शब्द MJO। नेक्स्ट उस पर आते हैं, बात कर ले हम लोग MJO, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। मैडन जूलियन ऑसिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो दो नाम आते हैं, एक नाम आता है रोलैंड मैडन का और दूसरा नाम आता है पॉल जूलियन। ठीक है, तो ये 1971 की बात है। तो इन्होंने एक थोड़ा सा कह सकते हैं ये देखा कि जो हमारा हिंद महासागर है, बेसिकली ये MJO है, अगर इसकी बात करेंगे तो एक पैटर्न है, मतलब ये देखा जाए कि पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखते हैं तो वेस्ट टू ईस्ट की ओर अगर देखें तो अगर ये कह सकते हैं इसको, ये ओशन और एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन है बेसिकली। अगर देखा जाए तो इसमें सागरीय, इन साधारण भाषा में कहा जाए तो ये सागरीय वायुमंडलीय परिसंचरण है। ये क्या है हमारी सागरीय वायुमंडलीय परिसंचरण। ठीक है, सिंपल फंडा ये होगा क्या कि यहां पे उच्च दाब और निम्न दाब की कुछ कोशिकाएं हैं, वो हमेशा लगातार चला करती हैं। खास तौर से ये जो MJO जो है वो हमारे सदर्न सदर्न ट्रॉपिकल ओशियन, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय महासागरों में से संबंधित है ये चीज। और जनरली अगर देखा जाए तो ये गर्म सागरों में खास तौर से ये विकसित होती है। ठीक है, हाँ एक चीज और समझो, जैसे अगर हमारे जो IOD है उसकी बात करें या एनसो है, वो थोड़े से हमारे स्टेबल सिचुएशन के होते हैं, लेकिन ये जो MJO हैं ये हमारे कभी स्टेबल नहीं होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल की बात करें MJO की तो कुछ 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, इनका एक फेज होता है बेसिकली। अगर देखा जाए कैसे, इसे समझ लेते हैं। देखिए होगा क्या, इसको ऐसे ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लें, चलो MJO यहां लिख देते हैं, MJO मैडन जूलियन ऑसिलेशन, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। यहां पे जो नाम आता है वो रोलैंड मैडन और पॉल जूलियन, ये दो नाम आते हैं। इन्होंने 1971 में नाम लिख ही देते, रोलैंड मैडन एंड पॉल जूलियन। ये घटना जो उन्होंने देखी 1971 में, ये 1971 की घटना है। सीधी सी बात ये है कि यहां पर अगर देखा जाए तो इस जगह पे एक इस तरह से क्या होगा, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर एक तरह से अल्टरनेट क्रम में यदि देखें तो ये कोशिकाएं बेसिकली होती हैं ये सागर पे और ऊपरी वायुमंडल में। जनरली क्या है, ये दोनों को मिला हुआ एक एयर सर्कुलेशन है बेसिकली। ठीक है, तो इसे देखेंगे तो जब लो प्रेशर की बात होगी तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, हवाएं नीचे की ओर, सॉरी ऊपर की ओर उठ रही होंगी। ये राइजिंग कॉलम ऑफ एयर है और यही एयर यहां पे आके सब्सिडाइज हो रही होंगी। दिस इज सिंकिंग कॉलम ऑफ एयर, दिस इज सिंकिंग कॉलम ऑफ एयर। ये यहां पर सिंकिंग कॉलम ऑफ एयर और यहां पर भी क्या होगा, दिस इज राइजिंग कॉलम ऑफ एयर। सिंपल सी बात, इसे देखो, ये राइजिंग कॉलम ऑफ एयर, बिल्कुल इस ये इधर।
तो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर, और हवाएं हमेशा यहां देखेंगे सरफेस से हवाएं हाई से लो, हाई से लो, ये हवाओं का पैटर्न इस तरह से चलो। ये हमारी सरफेस विंड है और ये सरफेस विंड, ये ऊपरी वायुमंडल में अगर देखेंगे तो इस तरह से हमारा चलता है। ठीक, मतलब दूसरा इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आपको बता दें। चलो ये ले लो, सही बना यार पृथ्वी का, वाह भाई वाह। देखो इसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा, लगभग इस तरह से इनका जो क्रम होगा वो इस तरह से चलेंगे। ठीक है, कहां से रिलेटेड है याद रखना, ये जो एमजेओ है हमारा, एमजेओ ये रिलेटेड किससे है, रिलेटेड विद सदर्न ट्रॉपिकल वार्म ओशियन, मेनली ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, और ये जनरली डेवलप्स कहां पे डेवलप होता है ये याद रखेंगे, जनरली डेवलप्स इन अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये लिख देते हैं, ये हिंद महासागर में पूरा विकसित हो रहा है। और अगर देखा जाए तो वेस्टर्न वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में ये डेवलप होता है। ठीक है, तो ये इसकी जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी वो हमारी क्या होगी, वो जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी वो होगी इसकी वेस्ट से ईस्ट। यहां ना बना के, वरना आप कहोगे काट क्यों दिया, ये जो दिशा होगी ये इसकी होती है वेस्ट से ईस्ट की, वेस्ट टू ईस्ट। और इनका जो चक्र होता है लाइफ स्पैन कह लें, या इनका जो जीवन चक्र होगा वो कितने दिन का, वो होता है जो इनका लाइफ स्पैन कह लो, लाइफ साइकिल कह लो इनकी, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल कह लें, या ये हो सकती है 30, 60 और 90 डेज, तीनों में से कोई भी हो सकती है। जनरली हो सकता है 15, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, लगभग कुछ इस तरह से इनका रहता है। तो जब भी कभी ये हिंद महासागर के पास से, मतलब भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरेंगे, अगर लो प्रेशर क्षेत्र है तो उस केस में वर्षा ज्यादा होगी, और अगर उच्च दाब की कोशिका पे हो, या इस ये रीजन अगर यहां पर हो, मतलब मान लीजिए कि अगर यहां पे ये जो गुजर रहा है, ठीक है, यहां पे अगर उच्च दाब का क्षेत्र हो, भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरे तो दिक्कत है। अरब सागर बंगाली खाड़ी में अगर यहां पे उच्च दाब बना दिया तो ये क्या करेगा, निगेटिव आईओडी को बढ़ावा दे देगा, यहां बना दिया तो पॉजिटिव आईओडी को बढ़ावा देगा। बस इतना ही हमें यहां समझना, ठीक है, सिंपल सी बात इतनी ही है। ठीक, आ गया, ओके, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, हाँ काफी है। तो ये सारी बातें हमारी रही हैं, ठीक। अब इसमें कुछ बातें जो हैं वो हम लोग इसमें थोड़ा सा नोट भी करवा देते हैं आप लोगों को, है ना। तो अब एक काम करें, अब तक तो आपको मैंने समझा दी है सारी बातें, ठीक, तो अब थोड़ा सा इसे समझेंगे। अच्छा एक काम कीजिएगा, देखिए जब भी आप लोग लिखेंगे, मैंने तो एक ही डायग्राम बनाया है आईओडी में, आप लोग जब लिखेंगे तो जब मेंस में आंसर लिखने को आए तो आप क्या करेंगे, ये दो डायग्राम बनाएंगे, एक अलग से बना देंगे, दूसरा अलग से बना देंगे, ठीक है। सेम सिचुएशन को बनाते हुए आप दो डायग्राम बना सकते हैं, ये याद रखिए, ठीक। बना दूं, एक मिनट देखें क्या ये पूरा खिसक सकता है। एक बार चेक करके देखें, अगर हो तो गया, गुड, सही है, ठीक है। अब इसी का एक काम करता हूं मैं, निगेटिव आईओडी ना इसका पॉजिटिव आईओडी भी मैं बना ही देता हूं।
तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको ही सही रहेगा, ठीक है, वो इजी हो जाएगा। अब की ज्यादा बड़ा ना बना के छोटा सा बना दे रहा हूं। इंडियन ओशन डाइपोल को ही बनाओ यहाँ पे, ठीक है। ये तो एमजीओ का, एमजीओ हमने नेक्स्ट पेज पे लिख ही लिया। अब इसी को हम क्या करते हैं, दूसरे पेज पे ड्रॉ कर देते हैं, वो छोटा सा बनाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। एक काम कर, अरब सागर से ये इंडियन यहाँ से ले लेते हैं। ताकि चीजें आप लोगों के लिए, उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने क्या बताया, अब जो कंडीशन सिचुएशन बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में यदि यहां पर देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, सिंकिंग ऑफ एयर, सिंकिंग कॉलम, ये हमारा सिंकिंग एयर कॉलम, ठीक है। सिंकिंग एयर कॉलम, जब भी सिंकिंग एयर कॉलम होगा, ये अरेबियन सी पे कहां पर हो रहा है, ये सिंकिंग एयर कॉलम, ये कहां है, अरेबियन सी में, ये अरेबियन सी में, ठीक है। ये और राइजिंग एयर कॉलम ओवर इंडोनेशिया, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ठीक है। यहां पे अगर देखें इस क्षेत्र में, अब तो क्लियर हो ही गया है। यहां पे मान लो इस क्षेत्र में अब हम बना देते हैं हाई प्रेशर, और यहां बना देते हैं लो प्रेशर। तो ये हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, ये ऐसे आप लोग बना सकते, ठीक है, बेहतर यही होगा, ठीक है। तो ये वाला जो बना, ये हमारा बना निगेटिव आईओडी, पहला वाला, अब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बनेगा हमारा निगेटिव आईओडी, ठीक है। और ये बन गया हमारा पॉजिटिव आईओडी, पॉजिटिव आईओडी, ये पॉजिटिव आईओडी, ठीक है। जब पॉजिटिव आईओडी होगा तो इस केस में क्या होगा, यहां पे ये हमारा कौन सा हो गया, राइजिंग एयर कॉलम अबव ओवर अरेबियन सी, लिख ही देते हैं। ओवर अरेबियन सी, ठीक है। और ये सिंकिंग एयर कॉलम ओवर इंडोनेशियन रीजन, ठीक है, या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन रीजन। चलो खैर, ये तो बन ही गया। अब एक काम करें, कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें। तो सबसे पहले हम उस तरफ नोट करवा देते हैं। अच्छा, ये इंडियन मानसून के लिए गुड है, गुड फॉर इंडियन मानसून, गुड फॉर इंडियन मानसून, गुड फॉर इंडियन। अच्छा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मानसून की एमओ है बच्चों, याद रखना। अभी ध्यान दिया मैंने, यहाँ पे ये मत सोचना कि यार मानसून की स्पेलिंग नहीं आती, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, ये एमओ है, ठीक है। और कहीं पे तो कुछ ऐसी मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ये यार हो जाता है। यो बंगाल एमजीओ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो एक काम करें, अब कुछ बातें आप लोग नोट करना शुरू कर दें, ठीक, इसको हम लोग नोट करवा दें। तो हेडिंग डालने, अल निनो दक्षिणी दोलन, अल निनो दक्षिणी दोलन, एनसो, ENSO, एनसो, EN एनसो, हिंदी में लिखें, द चेंज इन द प्रेशर ग्रेडियंट, पहले इंग्लिश में लिखें, द चेंज इन द प्रेशर ग्रेडियंट in Eastern and Western Pacific Ocean is called Southern Oscillation. हिंदी में लिखें,
पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत महासागर में वायुदाब प्रवणता में परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। दक्षिणी दोलन कहा जाता है। दक्षिणी दोलन कहा जाता है। नेक्स्ट लिखें, द वॉकर सेल ओवर साउथ पैसिफिक the Walker cell over South Pacific Ocean as an Indian component there is and sinking air there is a sinking air column over Mascarene High, sinking air column over Mascarene High that intensifies the southwest monsoon. हिंदी में लिखें, वाकर कोशिका की हिंद महासागरीय शाखा हिंद महासागरीय शाखा मस्करीन हाई के समीप नीचे बैठती है नीचे की ओर बैठती है, जिस कारण नीचे की ओर बैठती है, ब्रेक लगना मस्करीन हाई, जिस कारण इस उच्च दाब क्षेत्र से ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में धरातलीय पवनें प्रवाहित होती हैं। धरातलीय पवनें प्रवाहित होती हैं। धरातलीय पवनें प्रवाहित होती हैं। हिंदी में लिखें, ड्यूरिंग अल निनो ईयर the Walker cell become weak and Indian Ocean component is also weak. Which results in the weaker Mascarene High as sinking air column over Mascarene High is weak. हिंदी में लिखें, अल्लेनो वर्ष में वाकर कोशिका कमजोर होती है। अल्लेनो वर्ष में वाकर कोशिका कमजोर होती है, जिस कारण वाकर कोशिका का हिंद महासागरीय भाग कमजोर होता है और मस्करीन हाई भी कमजोर होता है। परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है, जिससे भारत में वर्षा की मात्रा कम और सूखे की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, पैराग्राफ चेंज करके, इन ला निना ईयर Walker cell is strong. Indian Ocean component of Walker cell is also strong.
and as a result sinking air or subsidence of air over muscarine high is very strong, which intensify the southwest monsoon wind towards Indian subcontinent and causes heavy rainfall and flood in India. हिंदी में लिखें लानिना वर्ष में, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है ना? हाँ, देखिए लानिना वर्ष में वाकर कोशिका प्रबल होती है, जिस कारण इसका हिंद महासागरीय भाग प्रबल होता है, मस्करीन हाई प्रबल होता है। परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें प्रबल होती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रबल होने से भारत में अधिक वर्षा व बाढ़ की संभावना होती है। इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, देखो ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा अल निनो हो गया। बे ऑफ बंगाल ये तो हटा दें, अभी हम लोग बात करें मस्करीन हाई की, इसे हटाओ। बे ऑफ बंगाल इज वार्मर देन अरबियन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। अब इसमें एक दो चीज समझ लें थोड़ा सा, मतलब इन जनरल आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से हम बता सकते हैं। ऐसा कर लो, कॉलम थोड़ा सा बना लेते हैं, ऐसा कर लो एक कॉलम बनाओ, तो हम करते हैं एनसो। एक कॉलम से आपको ना क्या होगा, कई बार ये प्रारंभिक परीक्षा में भी सवाल आ जाते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा में अगर कुछ ऐसे सवाल आए तो आप लोग कैसे इसे टैकल करेंगे वो भी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं, बेहतर होगा यार, जो मुझे लगता है ना। मतलब ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि देखिए ज्योग्राफी के जो सेगमेंट में जो पीटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग आप करने की स्थिति में होते हैं, अगर इस तरह के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो एक दो तीन चीजें एक कॉलम में बनवा दे रहा हूं, वो थोड़ा सा मुझे लगता है इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो ये तो बना हुआ है, ठीक है। अल निनो दक्षिण, इसमें दो तीन हम अल निनो सिचुएशन और ला निना सिचुएशन दोनों लेते हैं, ठीक है। तो पहले लेते हैं हम अल निनो। पहले बात करें अल निनो ईयर की। देखो जब हम अल निनो ईयर की बात करेंगे तो इस बात को समझेंगे, जब अल निनो ईयर होगा तो दो तीन फैक्टर बताइए जरा, आप ही लोग बताएं। देखिए वॉकर सेल, अल निनो ईयर में वॉकर सेल कैसी होगी जरा गौर से बताएं। अल निनो ईयर में क्या वॉकर सेल मजबूत होगी? नहीं होगी, मतलब हम कहेंगे वॉकर सेल वीक होगी या निगेटिव होगी, वॉकर सेल वीक होगी। पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, जो हमारा जब वॉकर सेल वीक है तो इंडियन ओशियन कंपोनेंट कैसा होगा? इंडियन ओशियन कंपोनेंट, बहुत प्यार से समझें इस बात को, वीक कह लो या निगेटिव कह लो, इसे वीक कर देते हैं ना, वीक और ब्रैकेट में निगेटिव, चलो अब सही रहेगा है ना। चलो अब आप बताओ इंडियन ओशियन कंपोनेंट, इंडियन ओशियन कंपोनेंट ये कैसा रहेगा? ये भी क्या होगा? वीक होगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। इंडियन ओशन कंपोनेंट भी हमारा वीक होगा। दूसरा, अब आप बताओ मस्करीन हाई, मस्करीन हाई, मस्करीन हाई कंपोनेंट कैसा रहेगा? आप बता सकते हैं। मस्करीन हाई कंपोनेंट हमारा क्या रहेगा? ये भी कमजोर स्थिति में रहेगा, नहीं रहेगा? भाई जो मस्करीन हाई है वो भी हमारा क्या रहेगा? कमजोर रहेगा।
निगेटिव हटाओ, मस्करीन हाई ऊपर, स्पेस बनाते हैं। मस्करीन हाई कैसा रहेगा? वीक। तो कितने आसानी से चीजों को समझना है। मस्करीन हाई हमारा वीक रहेगा, ठीक है। और अगर हम कहें अब यहां पे साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की अगर बात करते हैं तो ये कैसा रहेगा? साउथ वेस्ट मानसून, ये भी आप जानते हैं, तो यहां पे क्या होगा? वीकर रहेगा। साउथ वेस्ट मानसून वीक रहेगा, मतलब एज अ रिजल्ट क्या होगा? भारत में ड्राउट पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी, ठीक है, वर्षा नहीं होगी। अब बात करते हैं लानिना ईयर की। अब यहीं पे कॉलम चेंज कर देते हैं, अब हम बात कर लेते हैं लानिना ईयर। लानिना ईयर मतलब चीजों को आप लोग कैसे समझते हैं, ठीक है। हाँ, अगर इसी साल अल्निनो वर्ष में अगर निगेटिव आईओडी हो जाए, निगेटिव आईओडी का मतलब है कि यहां पर जो अरेबियन सी में उच्च दाब बना रहे, तब वर्षा और नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा ना। हर चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब लानिना ईयर में यहां पे देखेंगे तो वॉकर सेल की बात कर लो। ये कई बार सवाल प्रारंभिक स्तर पे आते हैं, याद रखना। वॉकर सेल क्या होगी? हमारी स्ट्रांग होगी, वॉकर सेल स्ट्रांग, दैट इज पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा इसका, एक बात। दूसरा आईओ कंपोनेंट, इंडियन ओशियन कंपोनेंट, इंडियन ओशियन कंपोनेंट कैसा रहेगा? ये भी स्ट्रांग रहेगा, एक बात। मस्करीन हाई, मस्करीन हाई ये भी हमारी क्या रहेगी? स्ट्रांग रहना है, ठीक है। और भाई हमारा साउथ वेस्ट मानसून, बताओ यहीं से, साउथ वेस्ट मानसून। अब एम SWM लिख दिया बच्चों, SWM मतलब साउथ वेस्ट मानसून इन शॉर्ट, ठीक है। ये भी कैसा रहने वाला है? ये भी हमारा स्ट्रांग रहेगा, नहीं रहेगा? स्ट्रांग रहेगा, ठीक। अब अगर ये लानिना वर्ष है तब, और अगर हम इसमें जब लानिना वर्ष की बात करते हैं, अगर बच्चों यहां पे हम लानिना ईयर की बात करें, ठीक है, तो SWM स्ट्रांग रहेगा, हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून मजबूत स्थिति में रहेगा, मतलब भारत में वर्षा खूब रहेगी, तो बाढ़ की संभावना भी रहने वाली है। बस ये चीज हमें यहां पे ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है, कुछ और नहीं, ठीक है। जो आपको याद रखना है वो ये कि ड्यूरिंग अल निनो ईयर, याद रखेंगे कि ड्यूरिंग एक काम करो, नोट करके लिख लो, NOTE नोट करके लिखो, नोट करके लिखें, देखिए NOTE नोट करके लिख लो, एक पॉइंट देखो। ड्यूरिंग अल निनो ईयर, ड्यूरिंग अल निनो ईयर द राइजिंग कॉलम ऑफ एयर, द राइजिंग कॉलम ऑफ एयर ऑफ वॉकर सेल, द राइजिंग कॉलम ऑफ एयर ऑफ वॉकर सेल shifted from Western Pacific to Central Pacific, Central Pacific. As a result, the Indian component of Walker cell also drifted or shifted towards east, finally results into weaker southwest monsoon. हिंदी में लिखें, अल्निनो वर्ष के दौरान, अल्निनो वर्ष के दौरान, नोट करके NOT, अल्निनो वर्ष के दौरान वाकर कोशिका की, वाकर कोशिका की उठने वाली वायु शाखा, उठने वाली वायु शाखा पश्चिमी प्रशांत से खिसक कर, पश्चिमी प्रशांत से खिसक कर केंद्रीय प्रशांत महासागर में अवस्थित हो जाती है, जिस कारण वाकर कोशिका की, जिस कारण वाकर कोशिका की हिंद महासागरीय शाखा पूर्व की ओर विस्थापित हो जाती है। परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर रहता, परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर रहता। ठीक, चलो अब हेडिंग डालते हैं हम लोग, अब बढ़ते हैं हम लोग आईओडी की ओर। आईओडी लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल, आईओडी नोट करते चलो, आईओडी
इंडियन ओशन डाइपोल पूरा लिख देता हूं अब तो। इंडियन ओशियन डाइपोल, इंडियन ओशियन डाइपोल या आईओडी, ये याद रखना, आईओडी, इंडियन ओशियन डाइपोल और आईओडी लिखें। ऑल्सो ऑल्सो कॉल्ड इंडियन ओशियन अल्निनो, इसे हिंद महासागरीय अल्निनो कहा जाता है। नेक्स्ट वन लिखें। there is a difference between there is a difference between there is difference between configuration of Arabian Sea and Bay of Bengal, comma their size and relative mixing of water। हिंदी में लिखें। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उनके आकार और जल मिश्रण में पर्याप्त अंतर है। बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी डू नॉट हैव द सेम थर्मल कंडीशंस। हिंदी में लिखे, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की तापीय अवस्थाएं समान नहीं हैं। बे ऑफ बंगाल इज वार्मर देन द अरेबियन सी रिलेटिवली। हिंदी में लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी का तापमान, बंगाल की खाड़ी का तापमान अरब सागर के तापमान से अधिक होता है इन जनरल, सामान्यतः। जिस कारण, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, जिस कारण दोनों जल राशियों में, जिस कारण दोनों जल राशियों के वायु दाब स्थितियों में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है और एक द्विध्रुव कोशिका का निर्माण होता है। हिंदी में लिखें। लिखें, नेक्स्ट वन लिखें। अब देखो, ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये सिचुएशन नॉर्मली रहती है। अगर हम नॉर्मली सिचुएशन को देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, ये सिचुएशन बनी रहती है। इसको ऐसे करो, ये नॉर्मल, ये तो पॉजिटिव आईओडी और यहां पर ये हमारी नेगेटिव आईओडी, ये सिचुएशन हवाओं की बनी रहती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे कि यहां पे जो सिंकिंग एयर कॉलम ओवर अरेबियन सी, अगर हम इसकी बात करेंगे और यहां पर देखेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन रीजन में अगर देखेंगे तो इस क्षेत्र में क्या होगा, यहां पे वेट सिचुएशन होगी, मतलब यहां पे नमी रहेगी, वर्षा की मात्रा रहेगी इंडोनेशिया और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के आसपास, इस पूरे क्षेत्र में। ठीक है, चलो तो इसमें नोट कर लें जरा एक दो पॉइंट। पहले ये लिखें, इन नेगेटिव आईओडी, इन नेगेटिव आईओडी, इन नेगेटिव आईओडी, in negative IOD, the sinking air column is over Arabian Sea, while the rising air column is over near Indonesia. As a result, Western India and Southwest Asia have relatively dry conditions. relatively इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, डायग्राम को, इस डायग्राम को थोड़ा सा आगे तक, क्योंकि पूरे इसमें आप डायग्राम से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ये ज्यादा है।
ठीक है, हैव रिलेटिवली ड्राई कंडीशन। हिंदी में लिखें पहले निगेटिव आईओडी, नकारात्मक आईओडी। इस समय अरब सागर के ऊपर वायु नीचे की ओर उतरती है और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया के समीप यह वायु ऊपर की ओर उठती है। इस स्थिति में पश्चिम भारत और दक्षिण पश्चिम एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, सॉरी साउथ वेस्ट एशिया, क्षमा कीजिएगा अगर मैंने वेस्ट ईस्ट बोला हो, तो साउथ वेस्ट एशिया है। दक्षिण पश्चिम एशिया में सामान्यतः स्थिति सूखाग्रस्त क्षेत्र रहता है या सूखा रहता है। नेक्स्ट देखिए, सकारात्मक आईओडी, सकारात्मक आईओडी, सकारात्मक आईओडी, इसमें लिखें ड्यूरिंग पॉजिटिव आईओडी the sea surface temperature of western Indian Ocean is higher. As a result, a low pressure is formed and a rising air column over Arabian Sea is formed, causes rainfall in the Indian subcontinental zone. हिंदी में लिखें, आईओडी की सकारात्मक स्थिति में पश्चिमी हिंद महासागर में सागर सतह तापमान अधिक होता है व इस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है व इस क्षेत्र में अरब सागर के ऊपर वायु ऊपर की ओर उठती है व इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, जबकि पूर्वी हिंद महासागर में सागर सतह का तापमान कम होता है, जिस कारण इस क्षेत्र में कम वर्षा के कारण शुष्कता बनी रहती है, मौसम शुष्क रहता है। ठीक है, एंड आप लोग एंड वाइसी वर्षा कर दो। ठीक है, एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन and sea surface temperature of eastern part of Indian Ocean is low, causes high pressure and sinking of air, results into dry conditions. अब बड़ी बात यह है कि जो आईओडी किस वजह से होती है ये सिचुएशन नहीं पता। जनरली ये माना जाता है कि अगर देखा जाए, मतलब जो हमारा वेस्टर्न ओशियन है, अगर वो गर्म हो, बस वो सिचुएशन बेहतर होती है भारतीय मानसून के लिए, ये कहा जा सकता है। मतलब अगर हम देखें तो पॉजिटिव आईओडी का मतलब क्या होता है कि, अच्छा एक चीज और यहां पे इन शॉर्ट नोट करके लिख लीजिएगा, वो मैं बता दे रहा हूं। जब भी कभी पॉजिटिव आईओडी की बात आए, अगर पॉजिटिव आईओडी है तो मतलब क्या होगा, वेस्टर्न, ये प्रारंभिक परीक्षा के स्तर से बहुत महत्वपूर्ण है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन वार्मर, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए ये चीज मैं बता रहा हूं आपको। वेस्टर्न इंडियन ओशियन वो वार्मर होगा। जब पॉजिटिव आईओडी की बात करेंगी तो वेस्टर्न इंडियन ओशियन होगा वार्मर। ठीक है, एंड दिस इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर इंडियन मानसून, याद रखेंगे फेवरेबल। अच्छा लिखा तो गुड फॉर इंडियन मानसून। ठीक है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन लिख देता हूं। वेस्टर्न इंडियन ओशियन warmer than Eastern Indian Ocean, ये रट लीजिएगा। ठीक है,
और ये अनफेवरेबल कंडीशन फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, और इंडियन मानसून। अनफेवरेबल कंडीशन फॉर इंडियन मानसून, इंडियन मानसून, इंडियन मानसून, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में जब निगेटिव आईओडी की बात होगी तो इस सिचुएशन में क्या होगा, याद रखना, ईस्टर्न इंडियन ओशियन, एसएसटी, या सीधे ईस्टर्न इंडियन ओशन इज वार्मर देन वेस्टर्न इंडियन ओशियन। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी कभी पॉजिटिव आईओडी हो तो इसका मतलब है कि यहां पर देखो, हमें भारतीय क्षेत्र में वर्षा करानी है, तो क्या करोगे कि इस क्षेत्र में भारत के आसपास क्या करना है, आपको निम्न दाब की सिचुएशन बना दो। बस जब निम्न दाब बन जाए तो इसका मतलब याद रखना कि ये पॉजिटिव आईओडी है, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने एमजेओ की ओर। आ जाओ, एमजेओ हेडिंग ने, एमजेओ मेडन जूलियन ऑसिलेशन। लेकिन यह है एक सागरीय वायुमंडलीय परिसंचरण घटना है। बेसिकली, लेकिन एमजेओ इज यूनिक ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन, ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन, ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन। लेकिन यह उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के मध्य एक विशिष्ट मौसमी घटना है। एंड एमजेओ इज एसोसिएटेड विद सदर्न ट्रॉपिकल ओशियंस। यह दक्षिण उष्णकटिबंधीय सागरों से संबंधित है। अब यहां देखो, जब भी कभी लो प्रेशर होगा तो यहां पे सिचुएशन कैसी होगी आप बता सकते हो? जब भी कभी यहां लो प्रेशर होगा, यहां पे क्या होगा, वेट कंडीशन। और हाई प्रेशर में आपको पता ही होगा यहां पे कैसी कंडीशन होगी, ड्राई कंडीशन। यहां पे ड्राई कंडीशन होंगी, ये याद रखिएगा, ड्राई कंडीशन। और यहां पे वेट कंडीशन, यहां पे वेट कंडीशन होगी, ठीक है। और ये हमारा राइजिंग एयर कॉलम हो गया। राइजिंग एयर कॉलम मतलब ये पॉजिटिव साइन होगा, जब भी कभी आए राइजिंग एयर कॉलम तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। और निगेटिव अगर हम कहें सिंकिंग एयर कॉलम, इसकी बात करते हैं, यहां पे अगर लिख दें तो ये हो गया सिंकिंग एयर कॉलम, सिंकिंग एयर कॉलम। ये हो तो ये हमारे लिए निगेटिव इंपैक्ट होगा, ठीक है, सिंकिंग एयर कॉलम। बस ये सिचुएशन याद रखना, ठीक है। इन्हांस्ड और सब्सिड्यूस्ड, जब भी बात करें तो इस फेज को नाम दे देते हैं इन्हांस्ड फेज, कैसे लिख देते हैं, यहां पे राइजिंग एयर कॉलम में लिखेंगे इन्हांस्ड, इन्हांस्ड फेज। और ये वाली जो सब्सिडाइज है इसको लिखेंगे हम लोग सब्ड्यूस्ड, यही शब्द है ना, सब्ड्यूस्ड फेज, सब्ड्यूस्ड। कौन सी, ये जो सिंकिंग एयर कॉलम, दिस वन, करेक्ट। चलो लिखें जरा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, MJO is develops over warm ocean as Arabian Sea, Bay of Bengal and Western Tropical Pacific Ocean। लिखें, MJO गर्म सागरों पर अधिक विकसित होता है जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत, पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत और केंद्रीय प्रशांत। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, MJO is not stable, MJO is not stable
एज आईओडी एंड एनसो, हिंदी में लिखें एमजेओ, हिंदी में लिखेंगे एमजेओ, आईओडी और एनसो की तरह स्थायी नहीं है। नेक्स्ट मान लिखें, जनरली एमजेओ is more developed in southern tropical ocean, but sometimes it also moves northward and affect South Asia. कई बार क्या होगा कि ये यहां से जो एमजेओ डेवलप हुआ इस क्षेत्र में जनरली तो दक्षिण में डेवलप होगा, कई बार ये ऊपर की ओर बढ़ जाता है तो नॉर्थ पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है एमजेओ। ठीक है, याद रखेंगे। हिंदी में लिखें, एमजेओ मुख्यतः दक्षिणी उष्णकटिबंधीय सागरों में विकसित होता है, परंतु कभी कभी यह उत्तर की ओर अग्रसर होकर दक्षिण एशिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट वन लिखें, द एमजेओ हैज अ पीरियड ऑफ 30-60-90 डेज साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, चलो लिखें, द कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स राइजिंग एयर कॉलम कॉजिंग रेनफॉल। जब भी ये वाला सिचुएशन होगी यहां पे क्या होगा, रेनफॉल, मतलब वेट सिचुएशन। जब भी रेनफॉल होगी तो ये वेट कंडीशन होगी। ठीक है, यहां पे नो रेनफॉल इज कॉल्ड इनहांस्ड फेज। और इंग्लिश में लिख लें, नेक्स्ट पॉइंट, द कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स द सिंकिंग एयर कॉलम causes dry condition and it is called subdued phase, that is negative phase. Next मान लिखें, if India is under enhanced phase, मतलब जब भारतीय क्षेत्र इस क्षेत्र में आएगा, enhanced phase में आएगा, तब क्या होगा, ये वर्षा होगी। तो लिखें, if India is under enhanced phase, then SWM positive and rainfall. And if India is under subdued phase, then drought condition or no rainfall and drought condition. ठीक है, तो जब कभी भारत इनहांस फेज में होगा तो वर्षा होगी, पॉजिटिव फेज रहेगा, राइजिंग कॉलम, और जब कभी ये सिंकिंग एयर कॉलम होगा तब ये सिचुएशन होगी। तो हम ऐसा करते हैं एक काम, अच्छा इसकी डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, वेस्ट टू ईस्ट, ये याद रखना। तो हटाते हैं, जरा लेते हैं। अब जब चीजें सीख ही गए तो होता यही है कि जब हम करते हैं तो हटाओ लाइफ साइकिल। एक काम करते हैं, यहां से लेके तो इसको वो कर रहे हैं, खिसकने वाली सिचुएशन नहीं बन रही है, अब बनेगी भी है धीरे धीरे। अब ठीक है, बट यहां से हटा, इसको खत्म करो। लिख सकते हैं ना आराम से, ये यहां पे क्या होगा, ये हो गया सिंकिंग एयर कॉलम, ये मान लो ये सिंकिंग एयर कॉलम हो गया यहां पर। ठीक है, इसको कहेंगे सबड्यूस्ड फेज। ये बेसिकली निगेटिव चीजें हो जाएगी भारत के लिए, और इसे हम कहेंगे सबड्यूस्ड, ये सबड्यूस्ड फेज। ठीक है, सबड्यूस्ड फेज और इनहांस फेज। ठीक है, तो भी इधर लिख सकते हैं, राइजिंग कॉलम ऑफ एयर हो गया। ठीक है, सिंकिंग एयर कॉलम, राइजिंग एयर कॉलम हो गया, इनहांस फेज हो गई।
बाकी लाइफ साइकिल जो इनका सिस्टम की दो देख लें, 30, 60 और 19 डेज साइकिल। क्लियर है? तो एक काम करते हैं कि अब तक हमने ये सब देख लिया कि कौन कौन से इफेक्ट थे, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लोग अब एक काम और करेंगे। अब जो हमारी कुछ वो रह गई है ऋतुएं, ठीक है, तो थोड़ा सा मानसून का बिहेवियर कैसा है। तो जो हमारे मेन सीजन है, जो 4 सीजन है, जैसे ग्रीष्मकाल लगभग 15 मार्च से लेके 15 जून तक, अगर देखें तो मिड मार्च से लेके मिड जून तक ये हमारा समर सीजन रहता है। और मिड जून से लेके लगभग मिड सितंबर 15 सितंबर तक हम बात करते हैं रेनी सीजन, दैट इज द सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। और उसके बाद में हम बात करते हैं 15 सितंबर से लेके 15 सितंबर से लेके 15 ऑफ दिसंबर तक उसकी बात करते हैं। तो हमारा रिट्रीट ऑफ मानसून का रहता है, मानसून का लौटना, मानसून का प्रत्यावर्तन। एंड देन विंटर सीजन दिसंबर से लेके 15 मार्च तक, मिड दिसंबर से लेके मिड मार्च तक रहता है। तो इस समय क्या क्या घटनाएं क्रम रहती हैं, कुछ उसका कि वर्षा का तरीका, वर्षा काल, ठीक है, कुछ इस चीज को थोड़ा सा समझाएंगे। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, किन किन क्षेत्रों में कैसे वर्षा होती है, क्या होती है, तो उस चीज को हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को समझ में बेहतर तरीके से आई होंगी। बाकी और जो चीजें जानना चाहते हैं बिल्कुल मुझे बताइएगा, ठीक है। इसमें और क्या क्या चीजें होंगी अपने कमेंट तो यार कर ही दिया करो, ताकि पता चले कि क्या चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में ना आई, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।